गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं? गर्मी विशेष है मेरे भाई, और बताएंगे सभी क्या हालचाल है भाई गर्मी में। सर गर्मी में तो हाल बेहाल ही है। चलो कोई बात नहीं, देखो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। देखो क्लासेस का थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास डेली डलेगी, मतलब डेली डलेगी, ठीक है। चलो देखते हैं अपने आज की क्लास स्टार्ट करें भाई। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं मेरे भाई? चलो स्टार्ट करें, ठीक है। देखो अपना चैप्टर चल रहा था बेटा, थर्ड चैप्टर, जिसमें था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु एवं अधातु, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे, रिवीजन करते हैं फास्ट स्पीड से और फिर अपन आगे के चैप्टर पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो कल आपका संडे है, तो संडे की क्लास में आपको मैं करा रहा हूँ तुम्हारे क्या, संडे की क्लास में मैं तुम्हें करवा रहा हूँ प्री, मतलब तुम्हारे एबेस हैदर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं 80 85 90 95 100 कितने आते हैं, ठीक है ना। कोशिश मैंने पूरी कर रखी है, अभी अभी बना के आए तो आंखों पे थोड़ा सा ऐसे ही मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। चलो देखो पार्ट तीसरा चल रहा है बेटा अपना, धातु एवं अधातु। तो धातु क्या होते हैं बेटा? धातु वे तत्व जो चमकीले हो, कठोर हो, आघातवर्धनीय, तन्य एवं ध्वनिक और ऊष्मा के क्या हो, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक को क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। दूसरा हमने देखो इसमें उदाहरण में क्या क्या पढ़ा था, लोहा, तांबा, चांदी आदि, ठीक है। अधातु वे तत्व जो चमकीले, कठोर, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक नहीं हो, मतलब इसमें ना तो तन्य होंगे, ना चमकीले होंगे, ना आघातवर्धनीय, ना कठोर, ठीक है, ना ऊष्मा या विद्युत के सुचालक, तो वो क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, फास्फोरस, सल्फर आदि। अगला देखेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये वाला पेज अपना हट गया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा अपन ने हेडिंग डाल ली ताकि मैं इनको रिवाइज करवा दूंगा। तो लिख तो तुमने पहले ही रखा है, तो देखेंगे चमक। मैंने बताया था कि जो धातु होती है शुद्ध रूप में इनकी धातुओं की सतह क्या होती है बेटा? चमकदार होती है। धातुओं को यह गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक चमक कहलाता है। कठोरता, जो भी धातु होती है वो क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है। आघातवर्धनीयता, जब भी किसी धातु को क्या किया जाता है? पीटा जाता है, तो वह पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है बेटा? आघातवर्धनीयता कहलाता है। अब बात आई अपने आगे चैप्टर की, तो इसमें था ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता। तो जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अर्थात इनमें से धातुओं में से क्या होता है? ऊष्मा एवं विद्युत का संचारण हो सकता है, मतलब ये क्या हो सकती है? बह सकती है, एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकती है। पांचवा आता है अपने पास सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? धातुओं का, जब भी कोई धातु होती है जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है बेटा। क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। मैंने तुम्हारे सर का डायलॉग दे के बताया था ना। हाँ, तो ये जब भी क्या होती है? धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है बेटा? सोनोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनोरस कहलाता है। तन्यता की बात करें, तन्यता क्या होती है? जब भी किसी धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदल दिया जाता है। मान लो कोई भी धातु है और उसको खींचकर क्या किया जा सकता है? पतले तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है बेटा? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। आगे बात करेंगे, अपवाद है, कुछ अपवाद थे, और अपवादों में क्या क्या है बेटा? देखो समझेंगे। पहला है नरम धातु, मतलब धातु कठोर होती है लेकिन ये वाली कौन सी है? नरम। कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इनको बोलेंगे बेटा अपना ट्रिक से समझेंगे नकली, क्योंकि ये देखो धातु तो क्या होती है? कठोर, लेकिन ये तो क्या है? कम, मतलब मुलायम है, सॉफ्ट है, नरम है। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? नकली है। इसलिए याद रखेंगे Na का मतलब नकली होती नहीं है, नाले का ट्रिक है, ठीक है। तो Na का मतलब सोडियम है, K का मतलब पोटेशियम और Li का मतलब क्या है? लिथियम है। द्रव धातु पारा, मरकरी, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत की कुचालक धातु सीसा, लेड, मतलब सीसा को लेड भी बोलते हैं, जिसको Pb से डिनोट करते हैं। मरकरी या पारा जिसको Hg से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कुचालक धातु होती है। कम गलनांक एवं कम क्वथनांक वाली धातुएं सोडियम और पोटेशियम, मतलब ये कम, इनको थोड़ा सा ही टेम्परेचर देंगे और ये क्या हो जाएंगी? मतलब ये कुछ ना कुछ रिएक्शन कर लेंगे, या तो आग पकड़ लेंगे या कुछ और भी जो भी रिएक्शन होगा वो कर लेंगे, ठीक है। चमकीली है धातु कौन सी है? आयोडीन है बेटा, ठीक है। कठोर है धातु हीरा है। तरल है धातु ब्रोमीन है। और कुछ सुचालक है धातु कौन सी है? ग्रेफाइट। एक चीज और याद रखेंगे, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर लेने पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। आगे करा देंगे, कोई बात नहीं है, देखो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं का दहन, धातु ऑक्सीजन से, देखो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? धातु को ऑक्साइड बनाएंगे। धातु के जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम और पोटेशियम है। गर्म जल के साथ कौन सी है? मैग्नीशियम। भाप के साथ कौन सी है? FeAl और Zn, मतलब फेरस, एल्युमिनियम और जिंक। जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है लेड, कॉपर, चांदी और सोना। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम अभी जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होती है? जल के ऊपर तैरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी जल के साथ, धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो इनके ऊपर चिपक जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? धातु ऊपरी सतह पर क्या होने लग जाती है? तैरने लग जाती है जल की, ठीक है। देखो
धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया अपन ने पढ़ लिया था। जब भी धातु अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो संगत लवण में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, एक धातु तो क्या होगी अधिक क्रियाशील होगी, दूसरी धातु का लवण क्या होगा कम क्रियाशील होगा। तो कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी, अधिक क्रियाशील धातु उसके यौगिक से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो क्या बना देगी, लवण विलयन और धातु बना लेगी। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे, आगे अपन ने देखा था अधातुओं की रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म का मतलब क्या है भाई, अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। भाई देखो ऑक्सीजन का या तो दहन करवा लो या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा लो। देखो मैं स्पीड से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन है बेटा, ठीक है ना। अब देखो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। अधातु प्लस में ऑक्सीजन ये बनाती है अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हम जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। हर लाइन से प्रश्न बनेगा, हर लाइन से प्रश्न बना के दिखाऊंगा तुम्हें और तुम देखोगे कि हाँ सर ये बन सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे बेटा, अधातुओं के किसके साथ, अम्लों के अभिक्रिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया करेंगे, तो अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करती है। लेकिन जब तुम किसी से पूछोगे कि क्या अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया करेंगी, तो वो बताएंगे कि अधातुओं को जो ऑक्साइड होता है वो तो खुद ही क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, तो वो बोल देंगे कि नहीं होती। लेकिन हमें ध्यान रखनी है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करती है बेटा, क्रिया करती है। अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करती हैं, क्रिया करती हैं। आगे देखेंगे अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा ये, देखो जब भी अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो अधात्विक क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अधात्विक क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में देखेंगे अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है बेटा। क्या बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड। जैसे कि S प्लस में H2 ये बनाया था H2S मतलब सल्फर हाइड्राइड बनाया था। क्या बनाया था, सल्फर हाइड्राइड। ये वाली चीजें मैंने बता दी थी। ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं, ये धातुएं, ये अधातु हैं। धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, मतलब ये ना तो क्रिया, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। जो अक्रिय होते हैं वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये ऊष्मा और विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अधातुओं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे अपन ने एनोडीकरण देखा। एनोडीकरण क्या होती है, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की पतली परत, मतलब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत बनाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम के ऊपर क्या परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इस पर इससे क्या होता है, ये संक्षारण से बच जाती है। लेकिन संक्षारण से और अधिक बचाव के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाते हैं। इस मोटी परत को चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, देखो समझेंगे, ठीक है। इस परत को मोटा करके संक्षारण से और अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिसको H2SO4 बोलते हैं, इसके साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है, जिससे एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बना लेती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न आकर्षक एल्युमिनियम की वस्तुएं बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और इसमें देखा था एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को अम्लराज भी बोलते हैं, रॉयल जल भी बोलते हैं, शाही जल भी बोलते हैं बेटा। शाही जल, शाही का मतलब इस तरीके से देखो समझ लेंगे, ये होता है शाही जल, ठीक है ना। रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही, तो ये शाही जल भी होता है, ठीक है। तो रॉयल जल लैटिन भाषा का शब्द है। ये 3:1 में अनुपात में किस किस का, देखो मैंने बताया था सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, जहां पे HCl है वहां पे 3 और जहां पे 3 है वहां पे 1। ध्यान रख लेंगे 3 के नीचे 3 नहीं आएगा, ये 3:1 में तो होगा। लेकिन अभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, HCl कितना है 3 और HNO3 का कितना है बेटा 1 है। जहां पे 3 है वहां पे 1 आएगा और जहां पे 1 है वहां पे 3 आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है भाई, ये क्या होता है, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है बेटा, ताजा मिश्रण होता है, ठीक है। यह सोने को भी गला सकता है। एक्वारेजिया द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक भी है, मतलब किसी चीज पर पटक, मतलब किसी भी धातु पर पटक दे, मतलब डाल देंगे इसको तो वो क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी, ठीक है। यह सोने एवं प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में भी समर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के अपन ने देखा था सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी मैंने तुम्हें बता दिया था, ये एक ऐसी श्रेणी सूची होती है जिसमें हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के कैसे क्रम में रखते हैं, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में रखते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने तुम्हें बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस मतलब लोहा, लेड या सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा या मरकरी, सिल्वर, चांदी और सोना को क्या बोलते हैं, ओरम। ये इनके प्रतीक हो गए थे, ये इसकी ट्रिक हो गई थी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है, कौन सी है, अपने पास पोटेशियम है। अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। सबसे कम क्रियाशील कौन सी हो जाएगी, ओरम, जिसको बोलते हैं बेटा सोना, ठीक है। ये ओरम क्या होता है, ये इसका लैटिन नाम है भाई। सोने का क्या है, लैटिन भाषा का नाम है, सोने का क्या है, लैटिन नाम है ओरम, और इसी के नाम पर प्रतीक का नाम रखा गया है एयू। एयू का मतलब क्या होता है, ओरम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा वो तुम्हें मैं
क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। देखो ऐसी धातुएं जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, पारा या मरकरी, Hg चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको नकली के बोला था। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर, Ag कॉपर, ऊष्मा की कुचालक लेड या सीसा, और विद्युत की सबसे अच्छी चालक सिल्वर या चांदी। और यहीं पे लिख देता हूं मैं एक और तुम्हारे लिए अभी हाथों हाथ, छठी 6 को लिखेंगे यहाँ पे क्या कि ऐसी धातु जो हथेली पर लेने पर, हथेली पर लेने पर, हथेली पर रखने पर, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। लिखेंगे यहाँ पे क्या, गैलियम और सीजियम बेटा। इसको देखो यहीं पे लिख लेंगे रिवीजन के साथ साथ ही, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, गैलियम और सीजियम, गैलियम एवं सीजियम, गैलियम एवं सीजियम, ठीक है। आप देखेंगे आगे, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखेंगे इसके आगे, इसके आगे देखेंगे भाई आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। तो धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अब इसकी बात अपन कर रहे थे और मैं समझा रहा था, अपनी क्लास यहां से स्टार्ट होती है बेटा, ठीक है। अब गौर से समझने का प्रयास करेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, समझते चलेंगे। देखो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, देखो अपन ने एक चीज देखी अभी अभी थोड़ी देर पहले, अपन ने इस श्रेणी में देखो, इसमें देखो भाई, यहां पे अपन ने एक चीज देखी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन था, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, बताओ इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं सर इसके पास तो एक्स्ट्रा है। क्या इसके पास एक्स्ट्रा है क्या, नहीं सर इसके पास तो कम ही है। तो धातु और अधातु, धातु और अधातु ये क्या करेंगी, ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे बेटा। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ये धातुएं जो हैं, ये धातुएं जो हैं, ये अधातुओं को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन। जब ये धातुएं अधातु को इलेक्ट्रॉन देंगी, धातुएं अधातु को इलेक्ट्रॉन देंगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगी, साझेदारी करेंगी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगी, स्थानांतरण। और इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनेगा, इन जो ये इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे, जो भी ये स्थानांतरण करेंगे, इनके स्थानांतरण से जो यौगिक बनेगा वो कहलाएंगे आयनिक यौगिक। क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक। क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक। तो क्या बोलेंगे, धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनेगा वो कहलाएगा आयनिक यौगिक। क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक। अब देखते हैं अपन, देखो धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। अब इनके गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे गुण रखते हैं। तो अब बेटा हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो किसकी, भौतिक प्रकृति की। किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति का मतलब वो किस तरीके से अपने, मतलब जो नेचुरल अवस्था होती है वातावरण में किस तरीके से पाई जाती है, ध्यान से समझेंगे। मतलब भौतिक प्रकृति का मतलब है वो किस तरीके से पाई जाती है। भौतिक मैंने तुम्हें बता रखा है, जो मतलब अपने पास फिजिकली रूप से, मतलब अपने पास जैसे आपको दिख रही है, ठीक है, जिसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे। तो देखो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ठोस एवं क्या होते हैं, कठोर। चलो अब एक उदाहरण से समझा देता हूं, क्या कि धन एवं ऋण आयनों के बीच, जैसे मान लो हमारे पास है Na, क्या है बेटा, Na है। अब ये Na के पास क्या है सर, प्लस है। Na के पास क्या है, प्लस। और क्लोरीन है Cl, इसके पास क्या है, माइनस। अब देखो ये तो क्या है सर, ये तो अधातु है। क्या है, अधातु। और Na क्या है, धातु है सर। सोडियम तो क्या है, धातु है। तो देखो ये तो हो गई धातु और ये हो गई बेटा अधातु। ये हो गई धातु और ये क्या हो गई, अधातु। अब ये क्या करेगा, इसका जो प्लस वाला है इसको देगा और ये माइनस वाला इधर इधर देगा, क्योंकि माइनस वाला दे देगा, प्लस वाला इधर कर लेगा, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे भाई,
दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। तो धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, अब भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था कि प्लस है जो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से जुड़ेंगे, बताओ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। भाई मैंने तुम्हें ये बताया था कि नहीं बताया था कि जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले के साथ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, एक दूसरे से जुड़ने के लिए भागते हैं। लड़का और लड़की बताया था मैंने, इस तरीके से बताया था कि नहीं बताया था कि भाई जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होती है। देखो किशोरावस्था के ये तो सिम्टम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो सब होते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं है। धन एवं ऋण आयनों के बीच, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। अब कैसे सर, ये Na था ये Cl था, ये दोनों जुड़े, दोनों में आकर्षण बल हुआ और बना NaCl। अब NaCl क्या होता है, नमक। अब बताओ नमक ठोस होता है कि द्रव होता है, तुम बोलोगे सर नमक तो ठोस होता है। बेटा मैं मोटे नमक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मोटे नमक की। तुम ये मत बोलना कि सर वो टाटा मतलब टाटा आता है, निरमा आता है, तोता पता कौन कौन से आते रहते हैं ना, ठीक है। तो वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो Na और Cl ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, जो कि क्या होगा, ठोस और कठोर होगा। ये ठोस और कठोर क्यों है, क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच में क्या हुआ है, मजबूत आकर्षण बल लगा है, जिसके कारण ये यौगिक जो बने हैं वो कैसे हैं, ठोस और कठोर हैं। ठोस और कैसे हैं बेटा, कठोर हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं, भंगुर। भंगुर का मतलब, भंगुर क्या होता है, भंगुर का मतलब ऐसे होता है जैसे मान लो आपने पत्थर लिया, ठीक है, आपने पत्थर में दिया, अब पत्थर ऐसा थोड़ी कि चद्दर के रूप में मतलब पतली चद्दर के रूप में बदल गया, नहीं सर, तो वो टुकड़े हो जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े। भंगुर का मतलब होता है जब किसी चीज पर अपन, किसी भी पदार्थ पर अगर अपन चोट मारते हैं, बेटा क्या मारते हैं, चोट मारते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता तो क्या है, ओनली क्या परिवर्तन होता है कि वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि क्या देखे सर, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया बेबी कि भाई पत्थर ले लो, पत्थर के अलावा जैसे कोयला ले लो, तुम कोयले के अलावा तुम ऐसे करो मोटा नमक ले लो। मोटा नमक जानते हो, वो कट्टे में आता है ना, 50-55 रुपए का कट्टा आता है, उस कट्टे में मतलब मोटे नमक आता है। उस मोटे नमक को जैसे दोगे तो वो ऐसा थोड़ी है कि मतलब पतली चादर के रूप में बदल गया, नहीं, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े। इसको बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं, भंगुर, ठीक है। आ गई बात समझ में, आ गई के बात समझ में। भंगुर का मतलब भाई जैसे चोट दी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया, इसको बोलते हैं भंगुर, ठीक है। तो देखो ये यौगिक क्या होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे मान लो तुमने क्या लिया, कोयला लिया, और कोयले को इस तरीके से तुमने यूं, जैसे मान लो ये कोयला है, ये क्या है, कोयला, इसको तुमने यूं दिया, यूं दबाया, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ देख, क्यों कह रहा सर ये तो टूटा ही नहीं, अरे नालायक को, ये पेन है, ये तो मैं समझा रहा हूँ कि ये कोयले की तरह है, नालायक को, काला तो है ना। हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब दूसरा गुणधर्म लिखेंगे बेटा इसका। देखो इसमें समझने की कोई चीज बताओ, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो, समझ में आ गई। देखो भाई जिसको कोई, किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मेरे नंबर डले हुए हैं पीडीएफ वाली क्लास में, ठीक है ना। जैसे जितनी भी पीडीएफ वाली क्लासें हैं उनमें मेरे नंबर डले हुए हैं, ठीक है। तो उनमें जाए, नंबर पे मुझसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात कर ले, मैसेज कर ले, जो भी करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको खुली छूट है ना। अगली साल का तो पता नहीं, इस साल पे तो छूट है, ठीक है। अब देखते हैं, भौतिक प्रकृति की बात हो गई, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे दूसरे, इसके भौतिक गुणधर्म के बाद में लिखेंगे क्वथनांक एवं गलनांक। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, गलनांक एवं क्वथनांक की, ठीक है। चलो गलनांक एवं क्वथनांक की बात करेंगे। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दूसरा भाई, दूसरा इसमें डालेंगे गलनांक एवं क्वथनांक, लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे भाई, गलनांक एवं क्वथनांक लिखेंगे भाई सभी, गलनांक एवं गलनांक एवं क्वथनांक, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बेटा और इसमें लिखेंगे। देखो अब समझने का ट्राई करेंगे, एक चीज समझो,
समझाने का ट्राई करता हूं, ध्यान से समझेंगे। गलनांक एवं क्वथनांक, अब बताओ ये इनमें इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बेटा गलनांक का मतलब मैंने तुम्हें हर बार बताया, गलनांक और क्वथनांक का मतलब ये है कि गलनांक का मतलब है गलने वाला अंक, मतलब कि टेम्परेचर, एक मतलब जो भी तुम्हारे पास थर्मामीटर होता है उस पर एक ऐसा अंक जिस पर कोई वस्तु गल जाती है, गल जाती का मतलब ठोस से द्रव में बदल जाती है। गलनांक, गलनांक का मतलब है गलन प्लस अंक। तो एक ऐसा मान, अंक का मतलब क्या है? एक ऐसा मान जिस पर वस्तु क्या हो जाती है? गल जाती है। क्या हो जाती है? गल जाती है, मतलब ठोस से द्रव में बदल जाती है। ठोस से किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर। अब बेटे मेरे देखो, मेरे बेटाओ इधर देखो, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, देखो इधर देखो। क्या होगा कि भाई जैसे मान लो ये नमक का टुकड़ा है, ये क्या है? नमक का टुकड़ा है। इसमें अपने पास Na भी है और Cl भी है, Na भी है और Cl भी है। मजबूत आकर्षण बल लग रहा है इनमें। क्या लग रहा है? मजबूत आकर्षण बल। अभी हमने इसमें देखा भौतिक गुणधर्म में कि धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल लगता है, तो यहां पे Na के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा होगा और Cl के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, तो ये मजबूती से जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? तुम बोलोगे कि हाँ सर ये मजबूती से तो जुड़े हुए होंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर ये मजबूती से जुड़े हुए हैं, तुमने देखा है जैसे दो घर है, मान लो दो मित्र है, दो दोस्त है, कोई भी मान लो, मित्र मान लो, घर मान लो, कुछ भी मान लो, अगर वो दोस्त अच्छे हैं, अगर मजबूत उनका रिश्ता है, तो आग लगाने वाला भी क्या चाहिए? मजबूत चाहिए। क्या चाहिए? मजबूत। और कितनी आग लगानी पड़ेगी? बहुत ज्यादा आग लगानी पड़ेगी। ऐसे ही बेटा, अगर ये क्या है मेरे मेरे मित्रों, अगर ये मजबूत, ये क्या है? मजबूत यौगिक है। ये क्या है? मजबूत यौगिक है। तो बेटा इसको गलनांक के लिए क्या देनी पड़ेगी? टेम्परेचर इसको क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। तो अब देखो भाई, इसमें क्या था? इसमें तुम्हारे पास क्या थे भाई? देखो इसमें क्या लिखेंगे? गलनांक एवं क्वथनांक में पहले लिखो, फिर और समझाता हूं अच्छे से, ठीक है? चलो लिखेंगे इसमें लिखेंगे भाई, देखो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक लिखेंगे। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। लिखेंगे क्वथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। लिखेंगे आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे क्योंकि, तो इधर से लिख लेंगे थोड़ा, बहुत अधिक होता है क्योंकि क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक, अंतर आयनिक मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, सर आयनिक मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की
पर्याप्त मात्रा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक का मतलब एक ऐसा तापमान जिस पर वस्तु गल जाती है, क्वथनांक का मतलब जिस पर उबलने लग जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है बेटा। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर इनके अंदर क्या होता है, मजबूत अंतर आयनिक। अंतर का मतलब है बेटा अंदर, अंतर का मतलब क्या है, अंदर। अंतर का मतलब क्या है, अंदर। इसको अंतर बोल दो या अंत है बोल दो, अंत है आयनिक। ठीक है, तो अंतर लिखा है, अंतर का मतलब क्या है, अंदर। अंदर, अंतर का मतलब भी क्या है, अंदर। ठीक है, अंतर आयनिक, अंतर आयनिक का मतलब अंदर की तरफ जो आयन है उनमें क्या है, मजबूत आकर्षण बल है। क्या है, मजबूत आकर्षण बल। अब उस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की भी पर्याप्त मात्रा की क्या होगी, आवश्यकता। मतलब उसको गर्म करना पड़ेगा। भाई मजबूत है, अब उसको तोड़ना है। मतलब जैसे समझो, जैसे समझो भाई यहां पे तुम्हारे पास NaCl था। मान लो ये क्या था, तुम्हारे पास NaCl था। इसको मुझे तोड़ना है, इसको मुझे क्या करना है, तोड़ना है। मतलब Na बनाना है और Cl बनाना है। अब इनके बीच में तो क्या है, मजबूत आकर्षण बल है। जब इसे तोड़ना है बेटा, तोड़ना है तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, बहुत अधिक क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। बहुत अधिक क्या देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। बहुत अधिक क्या देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। तब जाके ये क्या होगी, टूटेगी। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि तापमान भी क्या देना पड़ रहा है, ज्यादा। तो ज्यादा तापमान देंगे मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बताएंगे। आयनिक यौगिका का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक, देखो क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल। देखो 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है ना, देखो क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, ठीक है ना, अंतर आयनिक को, देखो मैं अब और चीज लिख देता हूं, अंतर को लिखेंगे अंत है। ये लो, खाली जगह भी भर गई और ये भी हो गया। ठीक है ना, अंत है। ठीक है, तो देखो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंत आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, भाई आवाज वावाज सब चीजें क्लियर आ रही है ना भाई, तुम्हें बताते जाएंगे मुझे, कोई दिक्कत होगी तो ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब दो पॉइंट हो गए। तीसरा लिखेंगे बेटा इनका घुलनशीलता। क्या लिखेंगे, घुलनशीलता लिखेंगे। घुलनशीलता में लिखेंगे, तो अपन कर देते हैं सही, और अब अगली को बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा घुलनशीलता। लिखेंगे घुलनशीलता, हेडिंग डालेंगे और घुल लिखेंगे घुलनशीलता। घुलनशीलता, मांझा घुलनशीलता। अब देखो ये क्या होता है भाई, जो आयनिक यौगिक हैं, जो क्या है तुम्हारे आयनिक यौगिक हैं, वो जल में तो घुलनशील होते हैं। इसमें जल में, मतलब जल में तो घुल जाते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास नमक है, ये क्या हो जाएगा, जल में तो घुल जाएगा। किस में घुल जाएगा, जल में। लेकिन कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनमें क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल कैरोसिन आदि में अविलेय होते हैं या अघुलनशील होते हैं। तो लिखेंगे भाई घुलनशीलता, घुलनशीलता। ठीक है, इसमें लिखेंगे वैद्युत संयोजक यौगिक, लिखेंगे यहां पे वैद्युत
संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक जल में, ठीक है ना, जल में घुलनशील घुलनशील तथा केरोसिन केरोसिन कोमा पेट्रोल आदि में एविले होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एविले होते हैं। आदि जैसे आदि, 1 मिनट रुकेंगे भाई थोड़ा सा, 1 मिनट। वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों जैसे पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे एक बार, फिर समझेंगे बाद में। देखो, अब लिखेंगे विद्युत चालकता, लिखेंगे विद्युत चालकता। लिखेंगे वैद्युत चालकता। लिखेंगे वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। देखो भाई, इसमें क्या होगा वैद्युत चालकता में, कि वैद्युत चालकता में क्या होंगे, जो भी अपने पास क्या होते हैं, ये क्या है बोलते हैं इनको, आयनिक यौगिक। तो वैद्युत अवस्था, ये ठोस अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। वैद्युत चालकता, अब वैद्युत चालकता भी एक गुण है, लेकिन बेटा एक चीज याद में रखेंगे, क्या, कि ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में या दृढ़ अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की गति नहीं हो पाती, इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होते, ठीक है। इसलिए ठोस अवस्था में क्या नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। तो द्रव में करते हैं क्या, वो देखेंगे अभी। पहले एक बार लिखेंगे इसमें क्या, कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक, लिखेंगे ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन, यहीं से लिखेंगे, विद्युत का चालन, विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, क्योंकि
करते, क्योंकि ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण, इसके कारण दृढ़ संरचना के कारण, तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, ठीक है, आगे लिखेंगे, लेकिन अब बताओ ये गलित अवस्था में करेंगे क्या? लेकिन बताओ गलित अवस्था में करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ भाई, ये पंखा इतनी गर्म हवा दे रहा है ना कि आंखों में जलन हो रही है। चलो बताएंगे गलित अवस्था में करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताएंगे, बताओ भाई। लेकिन बताओ गलित अवस्था में करेंगे कि नहीं करेंगे? करेगा। गलित अवस्था में क्या करेगा? ये चालन करेगा। तो लिखेंगे पहले एक बार, फिर समझेंगे अपन, ठीक है ना? तो लिखेंगे लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, लेकिन आयनिक यौगिक लिखेंगे भाई, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्यों करेंगे बताओ? क्योंकि गलित अवस्था में, गलित अवस्था में लिखेंगे भाई, बताओ। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन लिखेंगे गलित अवस्था में, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य लिखेंगे बेटा, ठीक है ना? क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल क्या हो जाएगा बताओ? कमजोर पड़ जाएगा। वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण, वैद्युत आकर्षण बल विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है।
कारण कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, बल है ये बेटा। क्या बल ऊष्मा के कारण क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन लिखेंगे, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन लिखेंगे, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, लिखेंगे सभी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ठोस अवस्था में बेटा क्या होता है, आयनिक यौगिक होते हैं। जैसे समझो, मैं और तो अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं उदाहरणों के माध्यम से। देखो, जैसे मान लो ये अपनी जगह है कोई, एक तो इस तरीके से ये वाली जगह है और एक इस तरीके से ये वाली जगह है। इसमें भी 5 आदमी हैं और इसमें भी 5 आदमी हैं, 5 आदमी। ठीक है ना, इसमें भी कितने आदमी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि दोनों जगहों में से किसमें आदमी आसानी से घूम सकता है। तुम बोलोगे कि सर इसमें घूम सकता है, क्यों, क्योंकि सर इसमें जगह क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है भाई, ऐसा ही तो होता है। जब तुमने क्लास 9th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें तुमने देखा होगा कि ये ठोस का चित्र था, इस तरीके से ये द्रव का चित्र था जिसमें अणु क्या थे, दूर दूर थे। ठीक है, और एक गैस का देखा था जिसमें बहुत ही दूर दूर थे। तो अभी हम यहाँ पे दोनों चीजों की बात कर रहे हैं। ऐसा ही क्या है आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में क्या दिक्कत है बेटा, देखो ये क्या होंगे, जैसे ठोस आयन है, ठोस आयन में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, ये जो आयन है ये मुक्त अवस्था में नहीं है, ये यहाँ पे गमन नहीं कर सकते, मतलब एक जगह से सर दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, ये चला गया। ठीक है, ऐसा है। लेकिन अब मुझे मान लो मुझे यहां पे खड़ा, मतलब इस तरीके से रख दिया और यही जगह है मेरे पास इतनी सी, अब मैं इसमें हिलडुल सकता हूं क्या, क्या मैं इधर जा सकता हूं क्या, नहीं सर। क्या मैं इधर जा सकता हूं क्या, नहीं। क्या आगे, नहीं। क्या पीछे, नहीं। कहीं पर भी नहीं जा सकता। अगर मैं जा ही नहीं सकता और मैं कह रहा हूं इस पेन को तुम तक पहुंचाना है, तो मैं क्या पहुंचा पाऊंगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं गमन ही नहीं कर रहा, मैं चल ही नहीं रहा, मैं जा ही नहीं पा रहा। ऐसे ही तो है ये ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था में जो इसके अंदर आयन है बेटा, ठोस अवस्था में इसके अंदर जो आयन है वो गति ही नहीं कर रहे, वो गति ही नहीं कर रहे। तो क्या विद्युत को एक स्थान से दूसरी जगह ले जा सकते हैं क्या, नहीं सर, नहीं ले जा पाएंगे। तो बेटा ध्यान से समझेंगे कि जब भी ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है, अगर वो ठोस अवस्था में होंगे तो वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दृढ़ अवस्था में, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ अवस्था में क्या होगा भाई, ठोस अवस्था में ये क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आयन है, यहाँ पे आयनों की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि जो ये आयन है वो गति नहीं कर पाएंगे, आयन गति नहीं कर पाएंगे, आयन गमन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। लेकिन द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में इनमें क्या होगा, इनमें जो ये बंध था, देखो इन दोनों के बीच में, वो देखो तुम भाई, ये जैसे ये दोनों है, इन दोनों के बीच में बताओ ये दोनों पास पास है कि नहीं है, हाँ सर, क्योंकि इनके बीच में तो दूरी कितनी है, इतनी सी दूरी है सर, ये इतनी सी दूरी है, मान लो ये इतनी सी दूरी है। ठीक है ना, ये इतनी सी दूरी है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अपने पास क्या है, दो ये इस तरीके से हैं। अब इनके पास में क्या है, ये दूरी इस तरीके से है। तो इनमें देखो, इनमें जो ये बल लगेगा, आकर्षण का बल, वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, कम लगेगा। क्यों, क्योंकि गलित अवस्था में इनको ऊष्मा देके तो गलित अवस्था में लाया होगा, हाँ सर लाया होगा गलित अवस्था में। इसने पहले इसको इसमें ऊष्मा दी होगी, जिसके कारण ये दूर दूर हो गए। क्यों, क्योंकि ठोस से द्रव में बदल गया, मतलब गलनांक मैंने बताया ना बेटा, गलनांक का मतलब अब ये ठोस अवस्था
अवस्था से किसी में बदला, द्रव अवस्था में बदला, तो इनके बीच का जो ये अंतर आणविक बल है, जो अंतर आयनिक बल है बेटा, ये दोनों आयनों के बीच में जो बल है ना, ये दोनों आयनों के बीच में जो बल है वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। अगर ये कमजोर पड़ गया तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। इसलिए ये आयनिक यौगिक जो होंगे वो द्रव अवस्था में क्या कर रहे होंगे, विद्युत का चालन कर रहे होंगे, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन क्या, देखो घुलनशीलता का मतलब क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन लेकिन केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों, अब विलायक क्या होता है, जिसमें पदार्थ को घोला जाता है। जैसे तुमने शिकंजी बनानी है तो तुमने क्या लिया, पानी, और पानी में क्या डाला, चीनी, तो पानी तो हो गया विलायक, और वो क्या हो गया जो आपने क्या डाला है इसमें, विलेय। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय का मतलब तो चीनी और विलायक का मतलब पानी। तो पानी, विलायक का मतलब क्या है, जिसमें घोला जाता है। अब जैसे मान लो किसी और चीज को डाला जाए केरोसिन और पेट्रोल में, वो तो घुल जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो घुल जाती है, लेकिन आयनिक जो यौगिक है वो जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन इन ये वाले जो पेट्रोल है, केरोसिन है, ये ऐसे विलायकों में घुलनशील नहीं होते, मतलब इनमें नहीं घुलता। ठीक है, चलो दोनों चीजें समझ में आई भाई? समझ में आई क्या, बताएंगे सभी? हाँ सर आई समझ में, चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गई आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, तुम्हारे क्या हो गई, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं हो गई। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब हम जो बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, खनिजों के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, खनिजों के ऊपर बात करेंगे बेटा। किसके ऊपर बात करेंगे, खनिजों के ऊपर। तो अब लिखेंगे बेटा खनिज, क्या लिखेंगे, खनिज, ठीक है, लिखेंगे। लिखेंगे भाई खनिज की परिभाषा, खनिज की परिभाषा लिखेंगे, खनिज की परिभाषा लिखेंगे, और खनिज में लिखेंगे भाई खनिज क्या होते हैं, बताओ खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर, पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और इनकी एक क्या होती है, निश्चित संरचना होती है। क्या होती है, इनकी एक निश्चित संरचना होती है बेटा। क्या होती है, निश्चित संरचना होती है। तो हेडिंग डालेंगे खनिज, क्या पढ़ेंगे, खनिज और अयस्क पढ़ेंगे। अब दोनों में अंतर होता है क्या, हाँ सर दोनों में अंतर होता है। खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं, दोनों में अंतर भी देखेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे खनिज, क्या डालेंगे, खनिज डालेंगे बेटा, खनिज। हेडिंग डालेंगे खनिज।
सॉरी भाई, माइक बंद था काफी देर से, बताओ। सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। जल्दी देखेंगे एक बार, पहले वहां पे रिवीजन करेंगे पहले अपन। वैद्युत चालक तक तो पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ रहे थे खनिज। खनिज क्या था भाई? पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज विशेष रासायनिक संरचना और आंतरिक आणविक संरचना, क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं। अयस, अब देखो मैंने तुम्हें क्या चीज समझाई? मैंने ये चीज समझाई सर तुम्हें एक बार कि ये पृथ्वी होती है बेटा इस तरीके से। हाँ देखो, देखो भाई, सॉरी भैया ना भाई, ध्यान नहीं रहा, माइक चालू नहीं रहा। देखो इस तरीके से ये क्या है? पृथ्वी की संरचना है। जब तुम क्या कर रहे होगे, जब तुम भूगोल में पढ़ रहे होगे क्लास 10वीं में, जब तुम भूगोल की किताब पढ़ रहे होगे उसमें इस तरीके से पृथ्वी दिख रही होगी। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, इसको बोलते हैं बेटा क्रस्ट। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज। तो देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने ये बताया है बेटा, समझेंगे समझेंगे क्या कि भाई ये क्या है यहाँ पे। देखो अरे क्या हो गया भाई, भाई माइंड ही काम नहीं कर रहा, सॉरी भैया ना, पता नहीं चला। देखो एक मिनट, पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की सतह होती है, ऊपरी परत जो होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज विशेष रासायनिक संरचना और अंतराणविक संरचना वाले या क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मीथेन गैस होती है, मान लो CH4, वो भी तो क्या है? खनिज, एक तरीके का खोद कर निकाला जाती है भाई, धरती में से तो निकलती है सारी चीजें। तो अब गैस निकलेगी, मान लो गैस निकलेगी तो कहां से निकलेगी? धरती में से निकलेगी, तो वो भी क्या एक तरीका खनिज है। तो जैसे मीथेन की मैंने संरचना बताई थी, और मीथेन में मैंने तुम्हें बताया था कि मीथेन की संरचना मान लो इस तरीके से होती है CH4 में, इस तरीके से, इस तरीके से कि भाई देखो ये C हो गया, और इस तरीके से ये H H और H और H इस तरीके से होती है। तो इसकी क्या विशेष संरचना है? तो मैंने एक ही तो बात बताई भाई तुम्हें, एक ही तो बात बताई मैंने कि खनिज जो होते हैं विशेष रासायनिक संरचना और अंतराणविक संरचना वाले होते हैं। अब अयस्क क्या होते हैं? अयस्क बेटा वे खनिज होते हैं, वे खनिज जिनमें कोई धातु काफी मात्रा में होती है। क्या होती है? काफी मात्रा में होती है। मान लो तुमने कोई चीज खोदी और उसमें क्या निकल गई? धातु, और उसमें क्या है? बहुत अधिक मात्रा में धातु है, तो उनको क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो वे खनिज जिनमें कोई धातु काफी मात्रा में होती है एवं इन्हें निकालना फायदेमंद होता है। भाई फायदा होगा तभी तो निकालेंगे, तो ये क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयस्क। इसके लिए मैंने एक शब्द में लिखवा दिया कि बहुमूल्य खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। बहुमूल्य खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है भाई, देखो आवाज चली गई थी उसके लिए सॉरी। हेडिंग डाल लेंगे आप सभी, और कल हम क्या पढ़ रहे होंगे? धातुओं का निष्कर्षण। क्या पढ़ रहे होंगे? धातुओं का निष्कर्षण। आज का टाइम भी हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कल तो अपन क्या कर रहे होंगे? रिवीजन कर रहे होंगे, और परसों के दिन ये वाली पढ़ रहे होंगे, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, चलो।